नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में अब हेमंत सरकार नए तेवर में, नए कलेवर में नजर आएगी। आज हेमंत के सिपहसालारों ने शपथ ले ली है और एक नए तेवर के साथ, नए चेहरों के साथ इस मंत्रिमंडल का कामकाज भी आपके सामने होगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो नए तेवर में नजर आएगी हेमंत सरकार, वो कैसी होगी, पिछले बार से कितनी अलग इस बार हेमंत की सेना नजर आ रही है, उस पर भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदय हैं, मदन है, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन है, एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन भी हमारे साथ हैं। चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले गंगेश जी आपसे, अब नए तेवर और नए कलेवर में हेमंत सरकार नजर आने वाली है, कितना अलग पिछली कैबिनेट से इस बार की कैबिनेट दिख रही है? देखिए, नए तेवर में हम इसलिए कह रहे हैं, नए कलेवर में तो खैर और भी तरीके से हो सकते हैं। तेवर इसलिए हो डिफरेंट क्योंकि एज फैक्टर एक इसमें आपको दिखेगा। ज़्यादातर वो लोग हैं इसमें जो उम्र में ज़्यादा नहीं हैं। एक राधा कृष्ण किशोर को आप छोड़ दें तो लगभग सब एक उम्र के या थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। तो इस उम्र के सब नई उम्र के नेता हैं। इनकी सोच अलग होगी और ख़ुद हेमंत सोरेन युवा हैं तो वो उनकी सोच के साथ मैच करेगा। कहीं पे कोई क्लैश की संभावना नहीं रह जाएगी। वो चाहे कांग्रेस के नेता हो मंत्री के बतौर या जेएमएम के, ज़्यादातर सब एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे। अनुभवी के तौर पर राधा कृष्ण किशोर मौजूद रहेंगे जो कि संसदीय चीज़ों को समझेंगे, मेरे ख्याल से वित्त जैसी चीज़ों को समझेंगे, या और भी जो गंभीर मसले होंगे सरकार के सामने उसको संभालने के लिए राधा कृष्ण किशोर होंगे। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस टीम है, एक ऐसी टीम है जिस पर यूथ भरोसा कर सके। और आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये चुनाव है, जो चुनाव बीता है, इसमें यूथ की बड़ी भूमिका है और यूथ ने अपने तरह से एक डिसिसिव मैंडेट दिया। यूथ ने क्लियर कट अपना एक नेतृत्व तैयार किया। यूथ ने अपनी एक पार्टी तैयार की। यूथ ने उस पार्टी के प्रति समर्थन जताया, ये जानते हुए भी कि वो शायद उनका कैंडिडेट ना जीते। तो ये यूथ की एक बड़ी भूमिका है और अगर एक यूथ मैच वाली सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आपको तेवर में अंतर नज़र आएगा। और जो पिछली सरकार थी उसके साथ ये बात वो लगातार कहती भी रही है। पिछले सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहते रहे हैं कि उनको एज मतलब टाइम ज़्यादा नहीं मिला। वो 2 साल कोरोना में बीत गया, बाकी वो ईडी के चक्कर में चले गए। तो ये तमाम तरह की बातें थीं। लेकिन इस बार गियर अप करने का टाइम है, झारखंड के लिए गियर अप करने का टाइम है। इस समय झारखंड को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो भी बहुत तेज़ गति से। तो उस उम्र से हम कहते हैं उस गति को मैच करने के लिए इस उम्र के लोग ज़्यादा मुफीद हैं और उसको अगर उनको सबको रखा गया है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। ये ज़रूर है कि आप जब कम अनुभवी होते हैं तो प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कुछ प्रयोग गलत उल्टे भी पड़ते हैं सियासी रूप से, लेकिन वो उस बात की बात है। फिलहाल तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो भी प्रयोग किए जाएंगे उससे प्रदेश का भला होगा। उदय, क्या लग रहा है आपको, पिछली बार जो हेमंत कैबिनेट थी तो नए चेहरों को ज़्यादा मौका दिया गया है, पुराने कुछ चेहरे ही बस नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जो कैबिनेट है और कई बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, सरकार के सामने मैया सम्मान योजना को कंटिन्यू रखना एक बड़ी चुनौती है, मुफ्त बिजली 200 यूनिट वो एक बड़ी चुनौती है, उन सब के लिए राजस्व वसूली सही तरीके से हो, किस तरह से राज्य और राजस्व संग्रह कर सकता है ताकि ये जो योजनाएँ हैं वो चलें। अब वो आवास पर फोकस इस बार होगा, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है इस बार जो ये कैबिनेट है कैसे फुलफिल करेगी इन योजनाओं को और कितनी अलग पिछले बार से दिख रही है? देखिए, इस बार जो सरकार का स्वरूप दिखाई दे रहा है वो युवाओं की सरकार वाला स्वरूप दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस कोटे से जो राधाकृष्ण किशोर हैं उन्हें शायद रखा भी इसीलिए गया है कि एक बुजुर्ग का मार्गदर्शन जरूरी होता है और संसदीय कार्य मंत्री या संसदीय परंपराओं या जो वित्त विभाग की जो जटिलताएं होती हैं वो जितनी बखूबी इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी जितने भी विधायक होंगे उनके इतना किसी को जानकारी होगी। तो शायद ये उधर जब आप राधा
किशोर को बुजुर्ग बोलते हैं तो हम लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हम लोग उनको जो उस उम्र से हेमंत जानते मंत्रिमंडल हैं। का जो स्वरूप है उसके अनुसार हम वो लोग उनको उस उम्र से जानते हैं जब युवा तुर्क कहे जाते थे वहाँ। बिल्कुल। लेकिन जब आप शिल्पी नेहा तिर्की और इन लोगों को देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, एक बुजुर्ग का रहना जरूरी था। उसके अलावा देखिए इरफान अंसारी, वो भी युवा है। उसके अलावा दीपिका, उन्हें भी पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला था 4 महीनों पहले। उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की, और इसी तरह जेएमएम में भी देखिए युवाओं की टीम दिखाई दे रही है। रामदास सोरेन हो, दीपक बिरुवा हो, सभी के अंदर एक जोश है, कुछ करने का जज्बा है। एक बात देखिए देखने को ये मिल रही है कि कांग्रेस ने 2 महिला मंत्रियों को मौका दिया, और शायद यही वजह रही कि जेएमएम ने पिछली बार जेएमएम के कोटे से जोबा मांझी और बाद में बेबी देवी 2 मंत्री थी। हालांकि मैया सम्मान का देखिए बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है, असर रहा है, तो शायद यही वजह रही कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें 2 महिला चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन जेएमएम की तरफ से नहीं दिया गया है। समीकरण इस तरह के होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार मंत्री पद खाली है उदय, क्या उसमें किसी महिला की महिला से भरपाई हो सकती है, उसे खाली रखा जाएगा? देखिए मुझे लगता है उसे खाली ही रखा जाएगा, क्योंकि ये झारखंड में एक परंपरा बन गई है कि 13 की संख्या से सब बचना चाहते हैं, तो सीएम को लेकर 13 हो जाते हैं, और शायद यही वजह है। हाँ, बहुत आपात परिस्थितियां हो या फिर जिस तरह से पिछली बार माहौल था कि चलो अब कुछ दिनों की सरकार बची है तो रख लेते हैं, वैसा माहौल हो तब अलग बात है। लेकिन एक तो वो लॉलीपॉप भी हो जाता है कि कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जाए तो उसे कहा जाता है कि चलो भाई आपको भी मंत्री बनाएंगे, एक जगह खाली है। इस उम्मीद में कांग्रेस भी रहती है, इस उम्मीद में जेएमएम के लोग भी रहते हैं, और 13 के आंकड़े से सरकार बचना चाहती है। तो देखिए युवा इरादे हैं, युवा जोश है। अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार का कार्यकाल, विभागों का बंटवारा होगा तो पता चलेगा कि किस तरह से आगे क्या कुछ हो रहा है। मदन, आपको कैसे लग रहा है कि नए तेवर में ये सरकार है? बिल्कुल, देखिए नए तेवर में इसलिए है क्योंकि नए चेहरे हैं सरकार के पास, और नए चेहरों के साथ जब कैप्टन भी युवा हो तो ये कह सकते हैं कि ये तेवर जो है आगे जाएगा और कलेवर भी दिखेगा। योजनाएं नई है, कई जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई, मैया सम्मान योजना हो या फिर विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए मरांगोम के योजना हो, या फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो, या फिर रोजगार को लेकर के अगर देखिए सरकार बनते ही जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल के परिणाम आ गए, तो इससे एक कहते हैं ना कि सरकार की शुरुआत के दिन से ही पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। तो एक जब दोबारा रिपीट हुई है सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ साथ 56 सीटें हासिल कर ली है, तो ज़रूर एक रोड मैप के साथ ही अब ये सरकार काम करेगी, और फिर से एक बार तिवारा आने की प्रयास में अभी से ये जुट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए चेहरे कुछ चुनाव हारे भी इस वजह से भी बदले गए, और कुछ को इसलिए भी शामिल कराया गया कि आगे के लिए वो नेता के तौर पर तैयार हों। युवा जो बाहर से पढ़ लिख कर भी अपने नौकरी को छोड़कर यहाँ पहुँचे, तो उनके एक्सपीरियंस को भी अब सरकार अपने कामकाज में उपयोग में लाना चाहती है। तो और देखिए राधाकृष्ण किशोर संसदीय मामले के जानकार हैं, एक लंबा अनुभव है उनके पास। वहीं अगर रामदास सोरेन की बात करें तो वो उनका भी उम्र है और उनका भी अनुभव है, तो पार्टी दोनों तरफ से संतुलन बनाकर काम कर रहे। सुदीप सोनू वो भी अच्छे जानकार हैं, उनको भी कैबिनेट में मौका दिया गया। अगर चमरा लिंडा की बात करें तो वो भी एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आप देखें कि एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार वो लोग चुनाव जीतते हैं, और एक क्षेत्र से जीत कर आते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत सिर्फ सिंबल और टिकट मिल जाए तो वो आसानी से चुनाव जीत कर आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो कांग्रेस में भी दीपिका पांडे को मौका मिला, हालांकि इससे पहले भी वो मंत्री बनी लेकिन एक छोटे से समय के लिए बनी, तो वो अपना परफॉर्मेंस उतना नहीं दिखा पाई थी। तो इसलिए पार्टी पर एक प्रेशर भी दिया गया कि आप हमें मौका दे, हम अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इरफान अंसारी भी फिर से एक बार चुनाव जीत कर आए और अच्छे मार्जिन से जीत कर आए, तो उन्होंने भी पार्टी पर कहा कि हमें भी एक वक्त दिया जाए, ऐसा ना कि हमें मंत्री का सिर्फ एक सिंबॉलिक नाम दे करके छोड़ दिया जाए कि हम भी मंत्री थे। इसलिए पार्टी पर एक प्रेशर भी दिया गया और अल्पसंख्यक कोटे का एक फायदा भी मिला उन्हें। जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस कोटे से एक अल्पसंख्यक मंत्री बनाए जाते हैं तो उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखा है। अब आरजेडी कोटे से 4 विधायक जीत कर आए, तो ये भी एक पार्टी को ऊर्जा मिला, और जो उनका एक वोटर्स है, जो एक वर्ग है, उसको और साधने की कोशिश के लिए
इसके साथ ही बिहार चुनाव को साधने के लिए बिहार चुनाव को भी नहीं, मूल रूप से अगर आप देखें तो जो उनका एक विशेष वर्ग है जिस पर उनकी पकड़ है, और ये कहते हैं कि इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो वोट उधर कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो उसको बनाए रखने के लिए और आरजेडी को आगे मजबूत करने के लिए बिहार से सटा हुआ क्षेत्र भी है गोड्डा, तो उस क्षेत्र से अगर संजय यादव आते हैं तो एक मैसेज वहां तक भी देने की कोशिश हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि संतुलित क्षेत्र वाइज और जाति आधारित जो है बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन हाँ फॉरवर्ड वर्ग से थोड़ी सी डिमांड जो है जरूर आ रही है कि उनको जो है जगह मिलना चाहिए, और कुछ विधान उसकी कमी जो है कहीं ना कहीं दिख रही है। रंजन जी, क्या तमाम समीकरण, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, इन समीकरणों को इन तीनों पार्टियों ने बहुत अच्छे से बांटा है, बहुत अच्छे से चर्चा राय विमर्श करके ही मंत्रियों का चयन हुआ है? या देखिए, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, कहाँ से ज़्यादा सीटें आई हैं, किस वर्ग से ज़्यादा सीटें आई हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और जब हम यहाँ पर नए तेवर की सरकार कह रहे हैं तो ये एक जो आप उम्र की बात कर रही हैं उसे लेके कह रही हैं, और अगर आप इसे देखिएगा तो जो मेरे पास अब तक डाटा उपलब्ध हो पाया है, ये जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें अगर आप मंत्रिमंडल का एक औसत उम्र निकालिए तो वो 52 साल से कुछ ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल एक युवा टीम है। और आपको ये भी बताऊं कि सबसे कम उम्र की शिल्पी रहेंगी, शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि 31 वर्ष की हैं। और कांग्रेस ने जो 4 मंत्री बनाए हैं उसमें से 3 जो हैं वो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, और सिर्फ एक राधा कृष्ण किशोर हैं जो 60s में हैं, और एक 60s में और हम बात करें तो आपको रामदास सोरेन जो है वो दिखेंगे कि वो 60s में हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्र जो है वो आपको दिखती नहीं है। डॉक्टर इरफान अंसारी का जो उम्र मुझे अभी डेटा मिल पाया उसमें 49 वर्ष उनकी आयु दिखा रही है। दीपिका पांडे सिंह भी वही हम उम्र हैं, हफीजुल हसन भी वो हम उम्र ही हैं। सुदिव्य सोनू जो हैं वो अभी 55 से पहले हैं, 54 के हैं। दीपक बिरुआ हैं वो 56 के हैं। चमरा लिंडा 54 के हैं। योगेश्वर प्रसाद 56 के हैं। तो एक आप देखते हैं कि जो औसत उम्र की बात करते हैं, और इसमें जब आप मुख्यमंत्री को जोड़ देते हैं तो जो औसत है ना वो थोड़ा और नीचे आ जाता है, क्योंकि वो अभी 50 के नहीं हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन वो 49 के हैं। तो अगर आप देखिए तो उनको आप अगर कर लीजिए तो वो 52.08 जो है वो आपको औसत उम्र आती है। और अगर टोटल पूरे कैबिनेट की हम निकालें तो वो 52.36 है, लेकिन उसमें आप सीएम को जोड़ दीजिए तो वो नीचे और आ जाती है। तो ये एक चीज़ देखने को मिला है, तो इस चीज़ को साधा गया है। इसके अलावा आप देखिएगा कि इस बार जो मंत्रिमंडल बना है उसमें अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो वो भी आपको आमतौर पर बेहतर जो है वो दिखता है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर आपको सभी मिलेंगे, ग्रेजुएट ज़्यादा मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट मिलेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी ध्यान जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर आप इसे इस तरह से देखें कि प्रमंडल वाइज क्या साधा गया है, तो देखिए अब संथाल से चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें आई थी 18 में 17, तो मंत्री पद भी संथाल को सबसे ज़्यादा मिला, वो आपको 4 पद वहाँ चले गए। इसी तरह से कोल्हान को नुकसान हुआ, बन्ना गुप्ता के हारने का जो है वो नुकसान हुआ, और अब वहाँ सिर्फ 2 मंत्री पद रह गया है। दीपक बिरुआ रह गए हैं और रामदास सोरेन हो गए हैं। पलामू से जहाँ 2 थे मंत्री अब 1 रह गए हैं, राधा कृष्ण किशोर, चूँकि जो दोनों मंत्री पलामू से थे वो चुनाव हार गए हैं, तो इस वजह से सिर्फ 1 मंत्री पद मिला, और बाकी दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर को भी 2-2 मंत्री पद मिला है। तो इस तरह से एक प्रमंडल वाइज भी जो आप कहती हैं कि एक संतुलन साधने की कोशिश इस सरकार ने की है, और ये चीज़ें इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद आपको दिख भी रही हैं। और अगर आप जातीय समीकरण भी देखें तो अगर आप देखते हैं कि जो आप बात कीजिए अल्पसंख्यक चेहरे की, तो 2 अल्पसंख्यक चेहरा आपको दिखेंगे, वो पिछली बार भी थे। हाँ, ओबीसी में अगर आप जोड़िए तो वहाँ पर आपको वो 3 दिखते हैं। अब दीपिका पांडे सिंह चूँकि सामान्य जाति से आती थी, शादी उनकी जो हुई है वो ओबीसी वर्ग में है, तो आप उनको किसी एक ग्रुप में रख सकती हैं। शेड्यूल कास्ट से 1 हैं, और
जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ से आपको 4 मंत्री दिखते हैं। तो जिस तरह से रिटर्न हुआ है, जिस जिस जगह से जो है विधायक मिले हैं, उसका एक संतुलन साधने की कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल के गठन में दिखती है। और बहुत ही सोच विचार कर ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। उम्मीद है कि चूंकि युवा आयु है ज़्यादातर मंत्रियों की, तो वो ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, उनके वर्किंग आवर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा क्षेत्रों में भ्रमण कर पाएंगे। चूँकि देखिए अभी तक कोई भी विधायक थे, चूँकि 5 नए मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, ऐसे 5 विधायक हैं। तो अभी तक जो उनको देखना था सिर्फ अपना क्षेत्र देखना होता था, अपना आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको देखते थे। अब पूरे राज्य में आपको घूमना पड़ेगा और पूरे राज्य को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप अपने क्षेत्र पर थोड़ी कृपा दृष्टि रख सकते हैं, लेकिन आप बाकी क्षेत्रों को इग्नोर नहीं कर सकते। के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसमें कितनी क्षमता दिखती है और वो किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय दिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मंत्रीवार सबका नाम लेते जाएं तो हम लोगों को पता चलेगा कि उनकी सक्रियता कितना फायदा पहुंचाएगी राज्य को। तो आप जैसे आप सबसे कम उम्र की बात हुई कि शिल्पी नेहा तिर्की हैं, उनके अंदर ऊर्जा बहुत दिखती है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ बदलना चाहती है। तो यूथ के मुद्दों को बहुत उठाती रही हैं। यूथ तो हो के सकता मुद्दों है को कि लेकर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग एक बात ध्यान ये दिया रखिएगा, जाए। यूथ की जो हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं और वो जो उसमें कमेंट्स आते हैं, कल जो रिजल्ट घोषित हुए उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं उसको बारी बारी से पढ़ रहा था। यूथ को सेटिस्फाइड करना इस सरकार को बहुत ज़रूरी है। यूथ को संतोषजनक जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ सब चीज़ सही होगा, और इसके लिए कुछ यूथ फेसेस सामने आने होंगे और मंत्रिमंडल को खास तौर पर उनका ध्यान रखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखा गया, इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा युवा मंत्री बनाए गए हैं ना। युवा मंत्री बनाया जाना एक तर्क है, युवा मंत्रियों का युवाओं के लिए काम करना दूसरी बात है। ये अब उन युवा मंत्रियों पर निर्भर युवा करेगा। मंत्रियों को इस ओर ध्यान देना होगा, तब जाकर यूथ उनसे जुड़ पाएंगे। अभी जो भी एग्जाम्स हो वो कैलेंडर के हिसाब से हो, JSSC के हों या जहाँ भी हो, और यूथ को नौकरियों में मौका मिले, और जो एक आरोप पिछली फेयर एग्जाम हो, ये तमाम तरह की बातें जो पिछली बार एक चुनौती बन गई थी और जिससे कि यूथ नाराज थे। अब ये मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात है हेमंत सोरेन के लिए कि उन्होंने उन लोगों को यूथ को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार का एक तरह से चयन किया है। नो डाउट इसमें पार्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, पार्टी अपनी तरह से नाम देती है, तो वो एक अपना इशू है, हो सकता है। लेकिन यूथ को नौकरी ठीक से मिले, उनकी परीक्षाएं ठीक से हों और यूथ को किसी तरह से आंदोलित ना होना पड़े किसी मुद्दे को लेकर, ये ध्यान रखना होगा। बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को पिछले चुनाव में भुला दिया और इसलिए उनकी हालत या दुर्दशा ये हुई है। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि जब हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं तो वो ऐसी कोई गलती करेंगे, और आने वाले दिनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि सरकार किस तरह से काम करती है। शिल्पी नेहा तिर्की से बहुत उम्मीदें हैं, ज़्यादा करीब से जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो देखते हैं। मेरे ख्याल से मदन बताएंगे कि शिल्पी नेहा तिर्की के काम करने का तरीका क्या है और किस तरह से वो चीज़ों को लेंगी। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मंत्रालयों का बंटवारा होगा तब पता चलेगा कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन पूरे मंत्रिमंडल को अगर किसी एक बात को एड्रेस करना है जो अभी लगता है वो है यूथ, और यूथ की नौकरी या यूथ की रोज़गार या यूथ की स्थिति। चूँकि ये सही है कि मैया योजना एक इस चुनाव में एक फैक्टर रहा है, लेकिन इस फैक्टर के ज़रिए ये बहुत लंबा चलने वाला फैक्टर नहीं है, कुछ दिनों तक चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। आप कितने रुपए तक बढ़ा सकते हैं, आपको एक सर्टेन लेवल पर जाकर रुकना पड़ेगा और वहाँ से फिर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यूथ को क्या कर पाते हैं। यूथ खुश होगा तो शायद उनका घर खुश होगा, फिर किसी को अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर को संतुष्ट रख पाएगा।
बिल्कुल देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड को अच्छे से जानती है, यहीं पर वो पली बढ़ी हैं और आदिवासी समाज में समाज के लोगों को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है वो जानती हैं। प्लस युवा हैं तो युवाओं की समस्याओं को भी देख रही है। लगभग 2 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें लगातार युवाओं से मिलती रही, युवाओं के रोजगार से लेकर के अन्य जो समस्याएं हैं राज्य में वो जानती हैं। और दूसरा, एक जब हायर एजुकेशन आपके पास होता है और आप जब बाहर भी नौकरी करके आते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस भी आपके पास होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो और सोशल अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो दोनों को मिलाकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, बेहतर परिणाम मिलता है। तो कम उम्र में एक अच्छा अनुभव जो है वो है। और सदन में आपने उनको सुना भी होगा कि एक डाटा पेश करती है, डाटा रखती है कि आखिर कोई भी टॉपिक हो तो उस पर वो रिसर्च करती है, उसको वो पढ़ती है और फिर आकर के सदन में जो है अपनी बातें रखती है। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एक मेहनत जो है वो दिखता है और एक लगन भी है कि हम अगर सामाजिक क्षेत्र में भी आए हैं, राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो हम एक बेहतर परिणाम दें, लोगों के हित में हम काम करें। इस ध्येय से अगर आप चुनाव के मैदान में या फिर राजनीति के मैदान में होते हैं तब लोग आपके साथ होते हैं। और इसी का परिणाम है कि इतने कम उम्र में भी कांग्रेस जैसी पार्टी ने भरोसा जताया। कई बड़े नेता थे, कई बड़े विधायक थे, कई दावेदार थे, लेकिन उसमें अगर आपने रास्ता बनाया तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को देखा है। और मुख्यमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा बनना मतलब आपका कैप्टन का भी परमिशन होता है, चयन होता है, तभी जाकर के आप चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस से विधायक हैं तो सिर्फ कांग्रेस ने आपका नाम दे दिया और फिर की सहमति जरूरी है, आपको जो है कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। तो चमरा लिंडा को लेकर मेरे ख्याल से उदय के पास थोड़ी जानकारी होगी। उदय, चमरा लिंडा को लेकर कितना हम कह सकते हैं कि एक मंत्री के बतौर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, चमरा लिंडा एक छात्र नेता के तौर पर जिस तरह से आज जयराम को लोग जान रहे हैं उस तरह से कभी भूमिका चमरा लिंडा की हुआ करती थी। और जब झारखंड बन रहा था तब वो अक्सर आंदोलन किया करते थे, जन मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते थे। और राजनीति में उनका उभार 2005 में सबसे पहले देखने को मिला था। 2005 में सिर्फ 550 वोटों से वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार क्षेत्र में बने रहे। और उनकी पकड़ का नतीजा देखिए ऐसा दिखा कि 2009 में उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की, 2014 के चुनाव में जीत हासिल की, 2019 में भी जीते और 2024 में भी जीते। 2019 में वो जेएमएम के टिकट से जीते थे, 2024 में भी वो जेएमएम के टिकट से जीत के आए। और देखिए, वो काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार माने जाते हैं और वो खुद कहा करते थे कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे तो वो यहाँ से आदिवासियों को सरना कोड में शामिल करने को लेकर ज्ञापन लेकर यहाँ से गए थे और उन्हें संवैधानिक बारीकियों का भी अच्छा खासा ज्ञान है। तो देखिए, हेमंत सोरेन ने इस बार जिन लोगों को चुना है और ऐसे तेज तर्रार बारीक पकड़ वाले लोगों को चुना है जो सीएनटी एसपीटी एक्ट से लेके जानकारी रखते हैं। देखिए, जेएमएम के मंत्रियों की पूरी सूची अगर देखी जाए तो दीपक बिरुआ भी बहुत तेज तर्रार पढ़े लिखे लोगों में से माने जाते थे। वो पूर्व में भी जब विधायक हुआ करते थे दीपक बिरुआ, रघुवर सरकार के दौरान भी, तो वो तमाम मुद्दों को, बातों को रखा करते थे सरकार के सामने, जेएमएम की बातों को रखा करते थे। उसी तरह से रामदास सोरेन वो अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं और चमरा लिंडा भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो मंत्री पद के लिए चुने गए हैं वो पढ़े लिखे हों, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और उन पर किसी तरह का कोई गंभीर आरोप ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो इस बार की कैबिनेट में ये एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। ऐसे विवादित चेहरे वाले लोगों से थोड़ी दूरी बरती गई है और ये एक बड़ी बात कही जा सकती है हेमंत सोरेन सरकार को लेकर। अभी फिलहाल ऐसा मेरे ख्याल से मैसेज देने की कोशिश की गई है खास तौर पर कि इस बार विवाद नहीं, इस बार कोई इस बार काम होगा क्योंकि कोरोना का हवाला नहीं दे सकती है सरकार। और देखिए, ये चाहे दीपक बिरुआ हो, चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे रामदास सोरेन हो, अच्छे खासे अंतर से जीत के आए हैं। चमरा लिंडा अपनी पकड़ वो दिखाते हैं कि भाई जब हम निर्दलीय, अपना वजूद इतना मजबूत है कि जेएमएम को भी वो मजबूती दे रहे हैं। और खासकर उस बिशुनपुर गुमला, ये जो इलाका था ये कांग्रेस का गढ़ कभी माना जाता था, वहां पे उन्होंने जेएमएम का झंडा गाड़ दिया है और लगातार उसका प्रभाव कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, लेकिन चमरा लिंडा के साथ ये भी बात है कि जेएमएम ने
उन्हें बर्खास्त किया था, वो निर्दलीय बागी बन के चुनाव लड़े थे। टिकट देने पर भी संशय था कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, निलंबन हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्हें टिकट दिया जाता है। वो जीत के आते हैं, हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। तब तक कोई ये नहीं कयास लगा पाता कि वो मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि छुपे रुस्तम की तरह चमरा लिंडा निकल कर सामने आए हैं और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। और एक और नाम है उदय, सुदीव्य सोनू, जो काफी जब सरकार खतरे में थी या जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था तो वो पार्टी को संभालते हुए नजर आए थे। कल्पना को पूरी तरह से एक राजनीतिक सपोर्ट उन्होंने दिया था, कल्पना सोरेन को उस वक्त। उन्हें भी मंत्री का पद मिला है। उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी और वो मंत्री के रूप में उन्हें कैसे देख पाएंगे? देखिए, वो भी काफी पढ़े लिखे तेज तर्रार विधायकों में उनका भी नाम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि बीजेपी के विधायक जब भी घेरते थे 2019 से 2024 के कार्यकाल में विधानसभा में, तो सबसे मुखर रहने वाले विधायकों में से एक थे। और जब भानु प्रताप शाही हो या रणधीर सिंह हो या फिर बिरंची नारायण हो, ऐसे विधायक जो सदन में आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे, उन्हें काउंटर करने के लिए सुदीव्य सोनू सबसे आगे मौजूद रहते थे और अपने तर्कों को सामने रखते थे। और जब हेमंत सोरेन मुसीबत में थे, जब उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा था। कल्पना सोरेन के साथ वो साई की तरह खड़े थे। गांडे उपचुनाव पूरे उन्हीं के निर्देशन में लड़ा गया था। सरफराज जी को किस तरह से सांसद में भेजा जाना है, राज्यसभा भेजना है, उनकी सीट पे लड़ाना है, ये सारा चीज का मास्टरमाइंड सुदीव्य सोनू थे। और इसी का उन्हें इनाम मिला है कि सुदीव्य सोनू को आज मंत्री बनाया गया है। सरकार के संकट मोचक के तौर पर उस वक्त वो सामने आए थे। कल्पना सोरेन को उन्होंने जीत दिलाई थी और पूरी रणनीति उनकी थी। यहाँ तक कि कल्पना सोरेन जब प्रचार में जाती थी तो उन्हीं का जो रिसोर्ट है वहीं पे रुकती थी, वहीं रणनीति बनती थी। इस तरह से पूरी तरह से एक पार्टी को उन्होंने मजबूत आधार, खासकर उस दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में पार्टी को एक मजबूत आधार दिया उन्होंने, और इसी का उन्हें इनाम मिला है। मदन, आपको क्या लगता है? इनाम है, लेकिन मतलब एक मंत्री के तौर पर किस रूप में देख रहे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक सही व्यक्ति का चयन भी हुआ है। सदन में अगर आप देखें तो जब कोई एक विधायक आता है तो चुनकर अगर आते हैं तो विधायक सिर्फ सदन के बाहर जो बयान देते हैं उस पर ही निर्भर नहीं करता कि उनमें कितनी योग्यता है। जब वो सदन के भीतर तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते हैं और जब लगातार बजट को लेकर के डिबेट हो या फिर एक तरह से सरकार का पक्ष रखना हो, तब सुदीव्य सोनू संकट मोचन की तरह खड़े होते हैं और बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते थे। तो एक तरह से कहें तो जेएमएम का वॉइस बनकर वो सामने आते थे और इसका ही इनाम जो है हम कहें तो सुदीव्य सोनू जी को मिला है। और एक रणनीतिकार के तौर पर भी जेएमएम में वो अब सामने हैं, तो जरूर इसका फायदा जो है पार्टी को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा और सुदीव्य सोनू मंत्री के तौर पर भी एक बेहतर काम करके दिखाएंगे। रंजन जी, दीपिका पांडे सिंह को देखिए, पिछले बार कृषि मंत्रालय मिला था और उन्होंने किसानों के लोन माफ करवाए थे। अब क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका में दिखेंगी दीपिका पांडे, और मंत्री के तौर पर कांग्रेस ने या फिर हेमंत सोरेन ने क्यों उनका चयन किया? मुझे लगता है कि जो मंत्री पिछली सरकार में जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, शायद उसे कंटिन्यूटी के रूप में देखा जाए और कृषि मंत्रालय एक बार फिर से जो है वो दीपिका पांडे सिंह को मिल सकता है। बस एक चीज़ ये देखनी है कि जैसे महिला और बाल विकास मंत्रालय जो बेबी देवी के पास था, वो मंत्रालय किसे मिलता है, क्योंकि हम झारखंड में जब जेएमएम की तरफ के मंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पर मुझे महिला मंत्री जो है वो नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो विभाग किसे जाएगा, किसी के साथ वो जुड़ेगा। और अब एक बात और भी होगी कि ये विभाग पहले जेएमएम के पास था, तो क्या एक्सचेंज होगा तो किस मंत्रालय के साथ होगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है, योजना तो उसी में आएगी। हाँ, मैया सम्मान योजना उसी में आएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय में। और इस वजह से जो है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब महिला सम्मान यात्रा निकल रही थी, जब कल्पना सोरेन सभाएं कर रही थी, तो साथ में जो है बेबी देवी हुआ करती थी। दीपिका पांडे भी थी, चूंकि वो महिला मंत्री थी, वो कृषि विभाग से संभाल रही थी। तो अब इस बार देखना है कि तो क्या हो सकता है ये मंत्रालय उन्हें मिल जाए।
नहीं, देखिए कृषि मंत्रालय तो शायद वो न छोड़े। देखिए कांग्रेस के पास जो अतिरिक्त प्रभार भी मिल सकता है। महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे वित्त मंत्रालय उसके पास था, संसदीय कार्य मंत्रालय उनके पास था, जो कि रामेश्वर उरांव संभालते थे। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे अगर हम राधा कृष्ण किशोर को देखें इन दोनों विभागों को संभालते हुए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर इरफान अंसारी ग्रामीण विकास विभाग संभाल रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो मंत्रालय भी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी, वो मंत्रालय भी उसी के पास रहेगा। इसी तरह से कृषि मंत्रालय में चूंकि दीपिका पांडे सिंह का काम अच्छा था, और उससे भी पहले आप देखिए तो बादल पत्रलेख थे, और दिलचस्प ये था कि दोनों संथाल से ही थे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय भी दीपिका पांडे सिंह के पास ही रहेगा। आप देखना ये दिलचस्प है कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की को महिला विकास मंत्रालय जो है वो सौंपा जाता है, और उसके साथ कुछ और विभाग जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ये एक दिलचस्प होगा देखना। इसके अलावा एक और एक बात रंजन ध्यान देना होगा कि जो महिला विकास मंत्रालय है, आमतौर पर ये ट्रेंड भी रहा है कि महिला विकास वो महिलाओं को ही दिया जाता है। जी, इसीलिए मुझे लगता है कि वो शिल्पी नेहा तिर्की को दिया जा सकता है, वो लगता है। जी हाँ, साथ में कोई और विभाग जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन जैसे अब शिक्षा मंत्रालय था, वो आपको जेएमएम के पास था, तो वो सुदीप सोनू को जा सकता है। तो लेकिन एक और विभाग है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग किनको मिलता है? मुझे लगता है कि सुदेव सोनू शायद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से भी बहुत जुड़ा रहता है। तो मुझे लगता है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग जो है वो सुदेव सोनू के पास जो है वो जा सकता है। जो मुझे लगता है इसके अलावा पेयजल विभाग जो था, वो विभाग भी जेएमएम के पास था, तो वो किन्हें दिया जाता है? क्योंकि देखिए पेयजल की समस्या तो झारखंड की एक कॉमन समस्या है। आप संथाल चले जाइए, पलामू चले जाइए, कोल्हान में भी है, और फिर आप अगर इधर आप दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर जाएं, तो वहाँ भी आपको जहाँ पर भी जाएं पानी की समस्या के बारे में बात करते हुए लोग आपको मिल जाते हैं। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी जो है वो एक महत्वपूर्ण विभाग है। वो किनको जाता है ये भी देखना जो है और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पेयजल को लेकर केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत वो भी उनके साथ भी एक ऐसा हर घर नल जल योजना जो हर घर नल जल योजना है, प्लस सरकार की अपनी, यहाँ राज्य सरकार की अपनी योजना होगी। तो इनके साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने वाला भी एक आदमी चाहिए। या और हफीजुल हसन के पास अगर आप देखिए तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था। निबंधन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कि निबंधन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पुराने मंत्री थे, शायद वो जिस पोर्टफोलियो पे काम कर रहे थे, जिस विभाग के मंत्री थे, उसको वो रिटेन करेंगे, ताकि एक कंटिन्यूटी आपको गवर्नमेंट में दिख सकती है कि हाँ उसे ही आगे बढ़ाएंगे। नई चीज़ों जब आपके सामने आती है नई चीजें, तो फिर आपको उसको समझने बूझने में भी आरजेडी के पास श्रम विभाग था, अब सत्यानंद भोक्ता नहीं है, अब संजय यादव हैं। तो क्या ये विभाग आरजेडी ही के पास जाएगा या फिर चेंज होगा इस बार? देखिए कुछ एक विभाग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी को शायद वही विभाग मिले जिसमें वो थे। चूंकि जो अलॉटेड विभाग होते हैं वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है आमतौर पर, और मुझे लगता है कि वो भी एक, चूंकि हालांकि वो एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस बार देखिए युवाओं को फोकस करना है, उसी पर चर्चा हो रही है। तो वो विभाग अगर इधर उधर होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा योगेंद्र प्रसाद किस विभाग में जाते हैं, ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि मुख्यमंत्री ने तो सोच रखी होंगी सारी चीजों को पहले से, अब कब वो सामने आती हैं चीजें, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मदन, क्या कोई अभी तक रूपरेखा तैयार हुई है? कोई जानकारी है ऐसी कि किस मंत्रालय का बंटवारा कब तक होगा? देखिए, अगर आप पिछले 3 बार का मंत्रिमंडल विस्तार देखें तो देर शाम तक जो है यह चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि किनको क्या विभाग मिला है। लेकिन नए चेहरे हैं, नई सरकार है, नई तेवर में है, तो
मंथन के साथ विभाग का जो है बंटवारा हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वक्त जो है वो लग रहा है। अब इंतज़ार है कि किसी भी वक्त जो है वो सूची आ जाएगी, किन मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, कौन से विभाग बंटवारे में मिला है। तो अब अंतिम सूची जो है, अंतिम रूप जो है वो मंथन के साथ तैयार किया जा रहा है। तो इंतज़ार है कि कितना जल्द वो सूची जो है हम लोगों के पास उपलब्ध हो और फिर हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी दे पाएँ कि किसके जिम्मे कौन सा विभाग, कौन सी जिम्मेदारी है। मदन जी, चर्चा हो रही थी कि अब अमूमन जो पुराने मंत्री रिपीट किए गए हैं, इस बार भी मंत्री बने हैं, तो उनको वही विभाग दिया जाएगा, बस नए लोगों में विभागों का बंटवारा कैसे होगा इस पर ही मंथन चल रही होगी। नहीं, देखिए, जैसे दल के हिसाब से जो चीज विभाग थे उसमें चेहरे बदले हैं, तो हो सकता है कि विभाग भी दल के हिसाब से बदल जाए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सिर्फ स्वास्थ्य, ग्रामीण और वित्त और ये कृषि ही मिले। ऐसे में सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि जो बेहतर परफॉर्मेंस जिस विभाग में कर सकते हैं उनको उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। और महिला कोटे से जेएमएम में इस बार नहीं के बराबर यानी कि 0 रहा, तो अब कांग्रेस कोटे से जब 2 महिला मंत्री हैं तो वो महिला समाज विभाग भी जो है, समाज कल्याण विभाग भी दिया जा सकता है कांग्रेस कोटे में। तो इसी पर एक मंथन जो है वो जारी है कि आखिर किसके जिम्मे कौन सा विभाग जाए जिसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो अब आखिरी दौर का मंथन जो है वो जारी है। बिल्कुल। इस सरकार के सामने चुनौतियां क्या देख रहे हैं गंगेश जी? देखिए, सरकार के सामने हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि पहली चुनौती तो यूथ को समझाना है। दूसरी बड़ी समस्या जो होगी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की होगी। फंड कहाँ से जुगाड़ किए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड पिछले कार्यकाल में जनरेट नहीं किए जा सके और इसके बावजूद खर्चे बढ़ाए गए हैं। मतलब मैया योजना जो है उसमें बढ़ाए गए हैं, तो उनके पास एक तत्काल एक रेवेन्यू का मॉडल तैयार करना होगा उनको। ये सही है कि ये बहुत सारा केंद्र के पास बकाया का जो दावा है उस पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो वो पैसा इनको मिल सकता है। लेकिन वो पैसा किस रूप में और कैसे मिलेगा वो शायद केंद्र सरकार और इनके बीच एक सहमति के बीच में होगा। प्लस हो सकता है उसके लिए लिटिगेशन का भी मामला जाए, एक कोर्ट में आपको जाना पड़े फिर उस तरह से। लेकिन केंद्र सरकार, जब आप कहते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा आपके पास बाकी है, तो फिर केंद्र सरकार उधर से जवाब दे सकता है कि हमारा बहुत सारा उधार आप पर बाकी है। ये भी होता है। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि झारखंड पे कितना उधार केंद्र का है और कितना झारखंड का पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, ये दोनों देखना होगा। एक बात समझ लीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इसकी बात की जाती है कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बहुत सारे लोग इसकी तुलना करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, यहाँ नहीं हुआ, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, झारखंड हमेशा उल्टे घर में रहा है, एक बार छोड़ के। केंद्र में जो सरकार रही है, राज्य में उसकी अलग सरकार रही है। जब अर्जुन मुंडा थे तो कांग्रेस की सरकार थी। शुरू के आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, वो उसके बाद फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार, फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार। जब अब एक बार रघुवर दास जब थे, दोनों थे, तब डबल इंजन की सरकार, लोग जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो एक जो समन्वय तय होता है, कोऑर्डिनेशन की बात होती है, एक जो दो स्टेट और केंद्र के सहयोग की बात होती है, उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कमी आती है और वो स्टेट को भुगतना पड़ता है। इस बार फिर केंद्र में सरकार मोदी भाजपा सरकार है और यहाँ स्टेट में जेएमएम की सरकार है। तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक ज़रूरी चीज़ है और टकराव हमेशा रास्ता नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इस स्टेट में जो कि ग्रूमिंग एज में है, अगर हम टकराव का रास्ता अपनाएंगे तो जो सहयोग मिल रहा है उसमें परेशानी होगी और स्टेट को आगे चलकर बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो आपको, जैसे उड़ीसा की जब स्थिति बहुत खराब थी तो नवीन पटनायक ने टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने मिलजुल कर सरकार चलाई और उसको एक डेवलप किया। ये अलग बात है कि आगे चलकर बीजेपी फिर वहाँ एक रीजनल फोर्स बनकर उभरी और इस बार उनको हारना पड़ा।
इसी तरह से बंगाल में टकराव की जो स्थिति हुई है उससे उस स्टेट का क्या हुआ है, आप एक बार जाएंगे वहाँ तो आपको पता चलेगा। तो टकराव हमेशा रास्ता नहीं होता, तो आपको एक कोऑर्डिनेशन बिठाना और उसके साथ अपने हक की लड़ाई लड़ना ये भी ज़रूरी है। आपको अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है, आपको यहाँ की जनता के लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, फंड भी जनरेट करना है और उसके बाद इस स्टेट को आगे बढ़ाना है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी है और मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस बार उसको मेरे ख्याल से वरीयता के आधार पर इस मुद्दे को रखेगी और पहले इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करेगी। सबसे बड़ी चुनौती अभी यही है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए इस स्टेट के लिए। दूसरी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो इस स्टेट की छवि बन गई थी नक्सल स्टेट की, कि वो उस छवि से ये स्टेट लगभग बाहर आ गया है। अब नई सरकार के सामने, हालांकि पिछले 5 साल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि उस छवि को आगे भी लेकर आपको जाना होगा कि साहब इस स्टेट पर कोई ऐसा ये ना लगे, ब्लॉक ना लगे जिससे कि लोग ये कहें कि ये स्टेट डिस्टर्ब हो गया, चूंकि उससे डेवलपमेट डिस्टर्ब होता है। पर्यटन को बढ़ावा देना होगा हाँ, इस सरकार को। पर्यटन आपका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि पर्यटन बहुत रिच स्टेट है उस मामले में। आप देखेंगे हिमाचल में पर्यटन का हिस्सा कितना है, कश्मीर में पर्यटन का कितना हिस्सा है। देश टूरिज्म के बल हाँ, पर खड़े हैं, तो राज्य क्यों नहीं हो सकता? झारखंड में मैं गिरिडीह के कई इलाकों को देख कर आया हूँ, या पलामू में जब भी जाता हूँ, लातेहार के इलाके हैं, नेतरहाट, बहुत सारे इलाके हैं जो कि अनटच्ड हैं। सरकार ने उनको ठीक से अभी तक देखा तक नहीं है। अगर उनको टूरिज्म के दृष्टि से वो डेवलप कर दिया जाए तो वो भी एक रेवेन्यू का मॉडल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी काम करना है स्टेट को। कई सारे सेक्टर तो ऐसे हैं जिन पर काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो सड़कें ही बड़ी मुश्किल से बनी हैं, कुछ इलाकों में बड़ी मुश्किल से सड़कें वहाँ पहुँची हैं जहाँ दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे लोग रहते हैं। अब आपको वो सारी सड़कें वहाँ पहुँचानी है जहाँ लोग जाना चाहते हैं, जहाँ लोग समय बिताना चाहेंगे, और वो सिर्फ प्रदेश के नहीं बल्कि देश भर के। चलिए, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार पाना होगा इस सरकार को, क्योंकि अब बहुमत की सरकार है, 5 साल पूरे मिले हैं। तो ऐसे में जो तुलना की जाती है झारखंड के साथ अलग हुए बाकी राज्यों की, उसी तरह झारखंड में भी अब डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और लगातार मीडिया जो एक सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है सरकार का, इसे वॉचडॉग कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है, एक 4th पिलर है लोकतंत्र का, तो उस भूमिका में हम हमेशा दिखेंगे और सरकार को ये नुमाइंदगी भी करते रहेंगे कहाँ कहाँ किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुमत की सरकार है और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीदें बहुत है नए मंत्रियों से भी, नई सरकार से भी, यहाँ की जनता को और हमें भी, और उसकी खबरें भी लगातार आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, हर अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।